हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो जैसा कि हमारा सी टेट 31 जनवरी 2021 को प्रस्तावित है, तो उसी के संदर्भ में आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण गणित पेडागोजी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पूरा एक वीडियो में हम देखेंगे, जो कि आपका 15 में से 15 नंबर लाने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो यदि आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखते हैं तो आपके 15 में से 15 नंबर आ जाएंगे गणित पेडागोजी में। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टैग वर्ड्स डिस्कस करने वाला हूँ जिनके माध्यम से आप ऑप्शन को देखते ही सही टिक कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले हम जो हमारा हिंदी पेडागोजी है उसका संपूर्ण पेडागोजी का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ ही साथ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं गणित पेडागोजी को। तो गणित पेडागोजी के अंतर्गत मुख्यतः 7 टॉपिक आते हैं। ठीक है, जिसमें कि पहला है गणित की प्रकृति। ठीक है, जो गणित की प्रकृति है उससे बहुत सारे प्रश्न सी टेट की गणित पेडागोजी में पूछे जाते हैं। तो गणित की प्रकृति कैसी है? सिंपल, आपको एक वर्ड में याद रखना है, तार्किक है। गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक है। और आपको एक लाइन और याद रखनी है, गणित के निष्कर्ष, जो गणित के निष्कर्ष हैं वो कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं और यथार्थ होते हैं। ठीक है, ये आपको लाइन याद रखनी है, एज इट इज़ देखने को मिल सकती है आपके एग्जाम में। उसका नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान विषय का आधार है गणित। ठीक है, जो हमारा गणित है वो विज्ञान के प्रत्येक तथ्य को सॉल्व करने में मदद करता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञान विषय का आधार है गणित, क्योंकि अगर गणित नहीं होगा तो विज्ञान का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। यदि आप कोई भी विज्ञान की कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि कोई दूरी निकालनी है आपको, ठीक है, जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी ज्ञात करनी हो, तो आपको गणित का यूज करना ही पड़ेगा। अगर गणित नहीं होगा तो आप विज्ञान को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी विज्ञान का अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इससे जो क्या होता है, गणित से तार्किक क्षमता हमारी बढ़ती है। जो तर्क करने की हमारी क्षमता होती है वो गणित के द्वारा बढ़ती है। उसका दूसरा पॉइंट है, यानी दूसरा हमारा चैप्टर उसमें इम्पोर्टेंट है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। ठीक है, तो गणित का जो है वो दैनिक जीवन एवं विज्ञान विषय का आधार है। यानी गणित का दैनिक जीवन में बहुत यूज होता है। यदि आप किसी दुकान पे भी जा रहे हैं कोई सामान खरीदने, तो ये गणित का यूज ज़रूर होगा। कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें गणित का यूज ज़रूर होगा। तो सी टेट के लेवल पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर आपको गणित का अध्ययन करवाना है। और ये तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, विज्ञान विषय का आधार होता है गणित। ठीक है, क्योंकि अगर गणित की इक्वेशंस नहीं होगी, गणित नहीं होगा, तो विज्ञान सॉल्व करना असंभव हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गणित की भाषा। ठीक है, तो गणित की भाषा कैसी होती है? सांकेतिक होती है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है सामुदायिक गणित। ठीक है, सामुदायिक गणित से अर्थ है हमारा समुदाय में या डेली लाइफ में उपयोग होने वाली गणित, जैसे क्या कहते हैं, सामुदायिक गणित। ठीक है, और सामुदायिक गणित में सबसे ज़्यादा यूज होता है अंक गणित का। ठीक है, जैसे कि आप किसी दुकान पर सामान खरीदने जाएंगे तो कितना पैसा दिया, कितना पैसा बचा, वो सब अंक गणित से ही यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गणित में मूल्यांकन। तो मूल्यांकन तो सदैव आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ही होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है गणित की समस्याएं। तो यदि बच्चे को गणित सीखने में कठिनाई हो रही है, तो हो सकता है उसकी नींव कमज़ोर हो या रुचि का अभाव हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बच्चा कभी भी गलत नहीं होगा। सी टेट के एग्ज़ाम में बच्चा कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो आपको
उसके अंदर अपनी शिक्षण विधियों के द्वारा रुचि पैदा करनी होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान न होना। यदि शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं होगा तो वो बच्चों के अंदर किसी भी विषय के प्रति रुचि पैदा नहीं कर सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण और लास्ट टॉपिक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। तो निदानात्मक, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, निदानात्मक का मतलब होता है बच्चों की कमियों का पता लगाना, ठीक है। और उपचारात्मक शिक्षण होता है उन कमियों का पता लगाने के बाद उसका उपचार करना, ठीक है। मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया था, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपकी कमियों का पता लगाता है, वो निदान करता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो उपचार करता है वो उपचारात्मक माना जाता है, ठीक है। चलिए टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं, अब देख लेते हैं टैग वर्ड्स, जो गणित में टैग वर्ड्स यूज होते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स। तो किसी भी ऑप्शन में आपको तर्क, तार्किक, ये अगर शब्द देखने को मिलता है तो वो ऑप्शन आपका 101% सही माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि किसी वस्तु से बच्चे का तार्किक विकास हो रहा है, ठीक है, तो वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। और जैसे कि दूसरा हमारा टैग वर्ड है वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो बच्चे की गणित को वास्तविक जीवन से जोड़कर सिखाना, ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाएगा। किसी भी ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है वास्तविक जीवन से जोड़ना, तो वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। और नेक्स्ट हमारा अधिगम अवसर, यानी बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम के अवसर प्रदान करना, ठीक है। अवसर शब्द हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊँ आपको, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहला है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। दूसरा है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना। और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर, देखा आपने यहाँ पर अवसर शब्द आ गया है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अवसर शब्द जिसमें आ जाए वो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन माना जाता है। तो इसी तरह टैग वर्ड्स काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगला है हमारा व्यापक विकल्प, ठीक है, गणितीय समझिए। जो व्यापक विकल्प होगा, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को बारे में बातें की जा रही होंगी, पॉजिटिव बातें, ठीक है, वही आपका विकल्प सही होगा। चिंतन यदि किसी में आ रहा है, ठीक है, चिंतन करने का अवसर प्रदान करना, तो वो भी सही ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। और बच्चे को प्रोत्साहित करना, ठीक है, विस्तार करना बच्चे का, और व्यापकता, ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड्स माने जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स, ठीक है। अब आते हैं हम नेगेटिव टैग वर्ड्स की तरफ। नेगेटिव टैग वर्ड्स में क्या होता है, यदि ये टैग वर्ड्स किसी भी ऑप्शन में दिए गए हैं तो वो ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा। जैसे कि उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, तो बच्चों को उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए गणित पढ़ाना, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन माना जाएगा। उसके बाद व्यवसायिक बनाने के लिए, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, ये अगर किसी में है तो ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है रोजगार कमाने के लिए तैयार करना, ठीक है, ये भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड्स है। अगला है ग्रेड एवं रैंकिंग करना, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव है। और सीमितता, ये तो मैंने कल भी आपको बताया था, ये किसी भी अगर विषय में आपको दिखता है, बच्चे को सीमित कर देना कि बच्चे का विकास केवल परिवार में ही हो सकता है या केवल विद्यालय में हो सकते हैं, ठीक है, ये जो वर्ड होते हैं केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ये नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। और बच्चे को याद करना, रटवाना, कंठस्थ करवाना, ये भी हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो इनको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ये आपको ऑप्शंस में एज इट इज़ मिलेंगे, ठीक है। ये अगर आप टैग वर्ड्स याद कर लेते हैं, आपको पेडागोजी सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो गणित की संकल्पनाएं होती हैं, ठीक है, उनको सीखने का क्रम क्या होता है, सबसे पहले मूर्त और वास्तविक चीज़ें दिखाई जाएंगी, ठीक है, उसके बाद चित्र के माध्यम से, फिर उसके बाद हम कहानी कथन के माध्यम से, और लास्ट में हम अमूर्त चिंतन करवाएंगे। तो ये क्रम होता है, डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इस क्रम को आपको याद कर लेना है, मूर्त या वास्तविक, फिर चित्र, फिर कहानी कथन और अमूर्त चिन्ह, ठीक है, इस तरह आपको याद कर लेना है। उसके बाद ज्यामिति संकल्पनाएं सिखाने के लिए
क्या क्रम होता है? तो सबसे पहले मानसिक चित्रण होगा, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद अनौपचारिक निगमन और लास्ट में होगा हमारा औपचारिक निगमन। तो ये भी आपको क्रम एज इट इज़ याद कर लेना है। ये आपको ऑप्शंस में देखने को मिल सकता है एज इट इज़। अब जान लेते हैं गणित में जो इम्पोर्टेंट शिक्षण विधियाँ यूज होती हैं। तो पहली यूज होती है हमारी आगमन विधि, जो कि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। और ये जो है ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें बच्चा स्वयं करके सीखता है। क्योंकि सबसे पहले इसमें बच्चे को उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम की ओर ले जाया जाता है और इसमें सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। तो गणित पढ़ाने के लिए ये सबसे अच्छी विधि होती है, आगमन विधि। और जो निगमन विधि होती है हमारी, वो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नियम बताए जाएंगे, फिर उदाहरण बताया जाएगा। तो इसको कह सकते हैं हम ये आगमन विधि की विपरीत है। तो ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि भी मानी जाएगी। ठीक है, इसमें बच्चा स्वयं करके नहीं सीखता, जो टीचर बता देगा वही करके वही रट लेगा, जो कि बच्चे के लिए उचित नहीं है। ठीक है, और इसमें सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, अगली हमारी संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में क्या होता है, दिए गए आंकड़ों को इकट्ठा करके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है इसमें। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये ज्यामिति में यूज होती है। ठीक है, और ये जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। ठीक है, हमें आंकड़े दिए गए होंगे, उनके आधार पर हमें आंसर निकालना होगा। ठीक है, अगली हमारी विश्लेषण विधि। ठीक है, विश्लेषण विधि में क्या होता है, दिए गए आंकड़ों को अलग अलग करके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। जैसे कि H2O, इसको हम अलग अलग करके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि H2O किस किस से बनता है। उसका लास्ट हमारी ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, सेकंड लास्ट ह्यूरिस्टिक विधि को हम खोज विधि भी कहते हैं। और लास्ट हमारी प्रयोगशाला विधि, इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग करके सीखते हैं। ये भी विधि काफ़ी उचित मानी जाती है, क्योंकि इसमें बच्चा सक्रिय होता है। और सीटेट के एग्ज़ाम में आपका बच्चा सक्रिय होना चाहिए, स्वयं करके सीखना चाहिए, वही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। और जो गणित में TLM यूज होते हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज होती हैं, वो दशमलव संख्याओं को सिखाने के लिए ग्राफ पेपर यूज होता है। ठीक है, और स्थानीय मान सिखाने के लिए गिनतारा यानी कि अबेकस यूज होता है। और ज्यामितीय संकल्पना सिखाने के लिए जियो बोर्ड या ग्राफ पेपर का यूज होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछे जा चुके हैं कई बार। और भिन्न सिखाने के लिए संख्या चार्ट या संख्या रेखा का यूज होता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी संपूर्ण गणित पेडागोजी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।